विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2024 के मद्देनजर यूपी में रोज नई नई रणनीति देखने को सुनने को मिल रही है। एक नई ताजा रणनीति आई है जिसमें समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक पर नजर रखा है और उसका मानना है कि अगर दलित वोट बैंक मेरे पास आ जाए मैनपुरी मॉडल के हिसाब से तो फिर बीजेपी का भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने दो चेहरे सामने किए हैं, अवधेश प्रसाद को जो पासी समाज से आते हैं और रामजी लाल सुमन को जो कि जाटो समाज से आए। अगर यूँ देखा जाए तो जाटो समाज का 11% वोट है, पासी समाज का 3% वोट है। अगर ये 14% वोट आ जाता है तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से भाजपा को झटका लग सकता है। लेकिन मैं आज एक रणनीति और देख रहा था, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के कोर वोटर्स उनके लिए चुनौती बन गए हैं। जैसे कि आपके लिए हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के वोट बैंक को अपनाने के लिए पसमानदा सम्मेलन, चौपाल और सूफी सम्मेलन खास तौर से पश्चिमांचल में करने का विशद अभियान चलाया। और हालांकि इधर आजमगढ़, रामपुर में भी इसकी पहल की गई है और माना यह जा रहा है कि यदि वास्तव में बीजेपी इस पर सफल हो गई तो सपा को नुकसान होगा। सपा ने जो दलित वोट बैंक की रणनीति शुरू की है उसमें भी अगर वो सफल हो जाती है तो सीधे तौर पर बीएसपी को भी नुकसान होगा और बीजेपी को भी नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी ने दलित वोट बैंक को अपनी ओर किया है बीते 4 चुनाव में। लेकिन जो भी बसपा की नई रणनीति आई है उसमें बसपा ने यह किया है कि अब उसके संगठन में, उसके कार्यक्रमों में, उसके पदाधिकारियों में 50% युवाओं को महत्व दिया जाएगा, उनकी भागीदारी होगी, सुनिश्चित किया जा रहा। अगर वास्तव में बीएसपी इस पर सफल हो गई तो निश्चित रूप से इसका नुकसान बीजेपी को होगा। क्यों? क्योंकि जो दलित का वोट बैंक है उसमें ज्यादातर जो युवा है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो सब तेजी के साथ बीजेपी की ओर गए हैं और इसमें भी दो राय नहीं है कि बीजेपी की ओर युवाओं का रुझान है, तो नुकसान बीजेपी को। और इसका नुकसान कहीं ना कहीं सपा को भी होगा, क्योंकि बसपा ने जहां एक और युवाओं को रिझाने की कोशिश की है, वही दूसरी ओर मुस्लिम वोटर्स पर भी अपनी पैठ बनाई है। आजमगढ़ किसी से छिपा नहीं है और जिसके माध्यम से जो है भाजपा को भारी बढ़त भी मिल गई। बहरहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जब हम भाग लेने के लिए हम अपने अतिथियों को बुलाते हैं तो उसमें 2 युवा चेहरे हैं जिनको मैं खास तौर से बुलाता हूं क्योंकि वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। हालांकि एक चेहरा तो पहली बार है, नए हैं, उनका नाम है अखिलेश अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी से। अखिलेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप आए हैं, आप निश्चित रूप से अपने विचार रखेंगे। और दूसरे हमारे जाने जो पहचाने अतिथि हैं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेंद्र भाई, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितेंद्र भाई, हम चर्चा शुरू करें। आज अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया और कहा कि उनके जेल जाने की आशंका है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
सारस पर, जानवरों पर, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर, और उन्होंने कह दिया कि उन्हें जेल जाने की आशंका है। ये क्या मामला है? एकदम कहां से अखिलेश जी को इस बात का एहसास हो गया? वर्मा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। सरकार के रवैये पर उन्होंने एक टिप्पणी की है। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, एक पुस्तक के विमोचन को लेकर जी, उसी बीच में वहां पर एक व्यक्ति उपस्थित थे जो ऊंचाहार के रहने वाले हैं, वो आरिफ, जिसने एक सारस को पाल रखा था। और पाल क्या रखा था कि एक सारस कभी घायल होकर के उसकी टांग टूट गई थी, वहां उसके खेत पर आ गया था। उसने उस सारस की इतनी सेवा की, अम्पट्टी की, उसको ठीक किया, और उससे उसको इतना आत्मीय प्रेम हो गया उस पक्षी को कि उसी के साथ रहना, खाना, घूमना, जब वो बाइक चला रहे तो उसके साथ ऊपर से उड़ना, ये एक नेचुरल प्रेम था जो प्रकृति प्रेमियों के साथ अक्सर हो सकता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रकृति प्रेमी है, और पक्षियों से ज्यादा निश्चल कोई होता नहीं। और चूंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी भी पर्यावरणविद हैं, जो कि एनवायरमेंट इंजीनियर है, और उनको भी प्रकृति से बहुत प्रेम है। उनको जानकारी हुई तो जब वो हार गए तो वो उससे मिलने चले गए, और उस सारस के साथ उनकी फोटो वायरल हुई। इस बात को लेकर के सरकार ने बड़ा गंभीरता से लिया, और वो प्राणी उद्यान के कुछ अपने नियम और पक्षियों के कुछ नियम लगा करके और वहां पहुंच गई आज वन विभाग की टीम, और उसके सारस को ले गए। उस बात को लेकर के उन्होंने आशंका व्यक्त की कि हमने चूंकि उस पक्षी के साथ फोटो खिंचवा ली है, तो हो सकता है कि इस पर भी कोई आरोप लगा करके कि पक्षियों के साथ, और आजकल चूंकि वो प्रावधान में एक नियम एक्ट बन गया है कि उसके तहत आप उससे खेलने, और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अब चूंकि पशुओं से प्यार करना भी, ये सरकार का कौन भरोसा, उसको भी क्रूरता के तहत लेकर के उस पर एक FIR दर्ज करके हमको भी जेल भेज दी। हाँ, ये इस बात को लेकर के एक प्रश्न था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन यहाँ देखिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति मोर को दाना खिलाए, उसको अपने हाथ में बिठाए, कोई व्यक्ति तोते को हाथ में बैठा के खिलाए, कोई व्यक्ति तेंदुए के साथ फोटो खिंचाए, वो अपराध नहीं होता है, वो उस अधिनियम के तहत नहीं आता है। लेकिन एक कोई प्रकृति प्रेमी जो किसी पक्षी को ना तो कैद करके रखता है, ना किसी पिंजड़े में बंद करके रखता है, उससे उसकी प्यार भरी मोहब्बत है कि वो पक्षी दिन भर अपने दूनी पक्षियों के साथ खेतों में, खलिहानों में रहता है, और शाम को किसी व्यक्ति के पास आ जाता है। ये नेचुरल नैसर्गिक प्रेम कहलाता है। और उस प्रेम के चलते अगर सरकार सिर्फ इस बात पर कार्रवाई कर रही है कि उस पक्षी के साथ आदरणीय अखिलेश यादव की फोटो खींची, तो इस तरीके की जो निम्न मानसिकता है, तो इसको घटिया दर्जे की मानसिकता कहा जाएगा। इस सवाल कार्रवाई हो सकती है, एक सवाल हो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, एक सवाल हो कि जब भी कोई असेसमेंट करता है या महसूस करता है, तो उसे कोई ना कोई उदाहरण सामने होते हैं। क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि अखिलेश जैसे व्यक्ति को जेल में डालने की आशंका हुई और किसी को डाला गया हो, किसी नेता को, या कोई ऐसे प्रदर्शन में, कार्यक्रम में, क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? वर्मा जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, जब भी ये पूरा एक नजरिया देखिए कि करीब 300 से ऊपर ईडी CBI की जांचें जो चल रही हैं, उसमें से 295 लोग विपक्ष के नेता हैं। तो ऐसे तमाम, और जब उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, बिहार में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी के परिवार में जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, उनकी बहन गर्भवती है, उस दौर में भी जिन मामलों में 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस मामले में कुछ नहीं, इस मामले को बंद कर दिया जाए, उस मामले में फिर से आप CBI के लोग जाएंगे, उनको लेकर के आएंगे, उनके साथ पूछताछ करेंगे, उनको मानसिक प्रताड़ना देंगे। इसी तरीके से आप तमाम राज्यों के उदाहरण ले लीजिए। तो इस बात पर आशंका जताई पहले से कि क्या भरोसा सरकार का कि यही एक मामला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई और मामले नहीं मिल रहे हैं। अखिलेश जी को अभी जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में लंबे समय से चल रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बहुत पहले बंद कर दिया गया था चतुर्वेदी जी की रिट पर, उसको फिर से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको जब
2 बार 3 बार हो चुका, कुछ इसको बंद किया जाना ठीक चाहिए। बात। तो अब कुछ नहीं मिला तो को यही कर दे कि तुमने पक्षी के साथ छेड़छाड़ की है। तो ये एक आशंका है, सामान्य बात है, सरकार की संवेदनहीनता को देखते हुए इस तरीके ठीक बात, ठीक। अखिलेश, आपने सुना, क्या आपकी सरकार ऐसे मामलों में भी नेताओं को गिरफ्तार करेगी, और जो अखिलेश ने आशंका व्यक्त की है वो सही नहीं है क्या? सबसे पहले आपको नमस्कार, और आपको इस चैनल के माध्यम से मुझे सुनने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दरअसल हम लोग पहले कहावत सुनते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। बचपन से ही कहावतों का, हम लोग ग्रामीण अंचल, ग्रामीण क्षेत्रों से रहे हैं, तो कहावतों से हम लोगों का एक जुड़ाव रहा है। होता क्या है कि कई बार जब कोई आशंकित होता है तो वो अपनी आशंका व्यक्त करता है। आशंकित वो जेल जाने में हो सकते हैं, परंतु इस मामले में नहीं, किसी और मामले में, तमाम मामले में अभी उनके कई सहयोगी, और मैं तो कहूंगा कि भी कानपुर के एक सपा के नेताजी जो कि अब इस समय बहुत परेशान हैं, ऐसा वो चिल्लाते हैं, लेकिन सही बात यह है कि उन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया। और संविधान सबके लिए बराबर होता है। संविधान की यही खूबसूरती है कि उसमें यह नहीं देखा जाता कि सामने वाला जो दोषी है वो कोई राजा, किसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ है, या लोकतांत्रिक स्थिति में वो बड़ा नेता बन गया है। संविधान सबके लिए बराबर है। रही बात पशु क्रूरता अधिनियम की, वो भी सबके लिए लागू है, वो बराबर है। अगर अखिलेश जी भी कोई ऐसी पशुओं के साथ क्रूरता करेंगे, और आपको ध्यान होगा कि मेनका गांधी जी जो कि बड़ी नेता रही और बड़ी, जो सच में जिसे कहते हैं कि वन्य जीव प्रेमी रही, उनके द्वारा कई ऐसे मामले रहे जिसमें कई इस तरह की उनकी शिकायतों पर कई लोगों के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो आशंकित जरूर है जेल जाने के लिए, लेकिन इस कारण से नहीं कि ये तो एक उन्होंने अपना एक वो दर्द बयां कर दिया, या ये कहते हैं कि एक जो उन्हें आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने ज्यादा अभियान चल रहे हैं। और बाबा की सरकार में आप सब लोग जानते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो निश्चित ही यदि किसी संगीन अपराध में उनकी संलिप्तता आई सामने आती है तो उन पर भी वही नियम और वही अधिनियम लागू होगा जो अन्य लोगों पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आइए जरा हम अपने आज के मुद्दे पर, ये नितिन भाई, समाजवादी पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए दलित प्रेम प्रदर्शित किया है। हालांकि इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ था, लेकिन सफलता नहीं मिली है। और जब अगर आप दलित वोट बैंक की बात कर रहे हैं तो कोई मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहा है, कोई युवाओं के वोट बैंक की बात कर रहा है। तो ये जो एकदम सपा का दलित प्रेम सामने आया है, वो कितना सामयिक है, कितना प्रासंगिक है, और कितना आपको लाभ पहुंचा पाएगा? वर्मा जी, पहली चीज तो ये कि अचानक मुझे कोई दलित प्रेम हो गया समाजवादी पार्टी को, ये कहना गलत है। अच्छा, समाजवादी पार्टी हमेशा से शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो भी समाज में कमजोर वर्ग है, उन सबको साथ लेकर के चलने वाली और उनके संघर्ष में साथ खड़े होने वाली और उनके संघर्षों की अगुवाई करने वाली पार्टी रही है। और हमेशा से, आज नहीं, समाजवादी पार्टी में तो लंबी एक परंपरा है। जो समाज का सबसे निचला वर्ग होता है, समाजवादी पार्टी ने तो उसको भी नेतृत्व देने का काम किया है। चाहे हमारी पार्टी में सबसे निचले एक जो जाति व्यवस्था में कहा जाता है कि जिसको स्वीपर, उस समाज से आने वाले जुगल किशोर वाल्मीकि के चाचा दुर्गेश वाल्मीकि हुआ करते थे। बाद में जुगल किशोर वाल्मीकि को उसको लीड कराया गया। और सबसे पहले गाँव में जो चौकीदार होता है गांव का, वो ज्यादातर स्वीपर बिरादरी के ही होते हैं। और जो थाने चौकियों की रात को पहराने का, उनको सबसे पहले अगर सम्मान देने का काम किया था तो आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने देने का काम किया था। चौकीदारों को साइकिल देने का काम किया था। उसके बाद आप आ जाइए, चाहे पासी समाज के व्यक्ति हों, चाहे कोरी समाज के व्यक्ति हों, चाहे हर समाज के व्यक्ति हों, चाहे भर समाज से हों, राजभर समाज से हों, आपत्ति हो, हर बिरादरी का नेतृत्व समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले उभार कर सामने लाने का काम किया और सबको बराबर से अधिकार देने को, उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन एक दौर, और मानवर काशीराम जी का जो एक आंदोलन था, डॉक्टर लोहिया का एक आंदोलन था, वो दोनों एक ही आंदोलन थे। डॉक्टर लोहिया भी
संसोपा ने बांधी घाट, 100 में पिछड़े पावे 60, इस आधार पर उन्होंने समाज को एकजुट करने का काम किया था। क्योंकि समाज डॉक्टर लोहिया का एक विचार था। मानवर काशीराम जी ने भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के समाज के उन्हीं पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के बीच में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि अभी बीच में एक षड्यंत्र के तहत दलितों और पिछड़ों के बीच में एक बड़ा झगड़ा कराने का काम, जिसको तथाकथित गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है, और उसको उस समय के प्रोपेगेंडा करके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उस समय के ब्रह्मदत्त द्विवेदी के द्वारा एक षड्यंत्र किया गया और मायावती जी से एक FIR करा करके और इसके बाद में उसको दलितों पिछड़ों के बीच एक बड़ी खाई पैदा करने का काम किया, जो लंबे समय तक चली। और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर समर्थन वापस लिया, फिर हटाया, और समय समय पर भाजपा का मायावती जी के साथ उस एहसान के बदले एक गठबंधन होता रहा और मायावती जी अपनी राजनीतिक रोटियां। मैंने आपका कहना है ये षड्यंत्र एक लंबा अब आप जो है कर रहा हूं उस बात को पूरा। हाँ जी। और आज मौजूदा परिस्थितियों में लगातार पिछले कई चुनावों से देखते हुए जो दलित और पिछड़ा समाज है, जो बहुत भोला और मासूम है, इसने भारतीय जनता पार्टी के वो सो कॉल्ड हिंदुत्व के चलते बहुत सारे लोग, यहां तक कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि 2014 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में जब वो सरकार बनी, उसमें बहुत सारे यादव समाज, जिसको सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का वोट मांगा है, उसने भी मोदी जी को वोट दिया और प्रचंड बहुमत से देश के अंदर मोदी जी की सरकार मान गया। लेकिन इसके बाद जो तरीके से देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और देश की संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और पूरी तरीके से पिछड़े और दलितों की हकमारी करने का काम किया, उससे समाज का पिछड़ा और दलित आज जागरूक हो गया। और अब वो आज ये महसूस कर रहा है कि बहन जी चूंकि अब अपने उनका जो संघर्ष का रास्ता था वो समाप्त हो गया, वो चूंकि अपने महल के अंदर कह रहे हैं। ठीक हो गया। उनकी पार्टी में कोई युवा नेतृत्व नहीं, इसलिए दलितों पिछड़ों ने आदरणीय अखिलेश यादव पर आस्था व्यक्त करते हुए उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और उसको लेकर के हम लोग गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं और दलित और पिछड़े मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाखंडों को समाप्त करने का काम करेंगे। अखिलेश, आपने सुना कि पिछड़ों को और दलितों को एक करके बीजेपी का सामना किया जाएगा और लगता है कि बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया है। इसीलिए बीजेपी की जो पेरेंटल बॉडीज है, संघ परिवार है, उसने अभी हाल में इतने दिनों बाद एक ऐलान कर दिया, अब दलित भी घोड़ी पर चढ़ेगा, अब दलित भी जलाभिषेक करेगा, अब दलित के साथ में जो आपके परिवार में काम करते हैं उनके साथ आपको चाय पान करना होगा, अब बाकायदे पूजा होगी। ये इतने समय बाद क्या ये सपा की ही काट है? सर्वप्रथम तो मैं फिर इस प्रश्न है इसका भी जवाब उसी कहावत के हिसाब से दूंगा कि हम लोग कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कोई और। ठीक बात है। आज मेरे मेरे साथी नहीं, मैं एक साथी से निवेदन करूंगा, मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। आप बोले मैं चाहता हूँ कि आप भी बीच में ना बोले। हाँ, नहीं बोले। हाँ। निश्चित ही आज ये कह रहे हैं कि इनके अंदर बहुत दलित प्रेम उमड़ आया है, कह रहे हैं फलाने जी और ढिमके जी और ये किया और चौकीदार को जबकि सच्चाई ये है और ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि सबसे ज्यादा दलितों पे जो उत्पीड़न हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के साथ जो गलत और गंदी हरकतें हुई वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों के लिए कोई प्रेम नहीं था। ये सब मेरे साथी, अब क्योंकि वो साथी हैं, अपनी विचारधारा को जरूर निश्चित ही रूप से व्यक्त करेंगे। और जो कह रहे हैं कि दूसरे को आडंबरवादी बता रहे हैं, ये खुद आडंबरवादी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों के साथ सबसे ज्यादा छुआछूत हुई, सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। और आप बताइए कि जब भी कोई सीट सामान्य होती थी वहां पर सिर्फ यादव, उसके लिए पहली अहर्ता यही होती थी कि वो उस नाम के आगे यादव होना चाहिए, तभी उसको प्रत्याशी बनाया जाता था। और वो भी यादव भी नहीं, अगर उस परिवार, अगर उस क्षेत्र का है तो पहले परिवारवादी। ये समाजवादी
की बात करते हैं, ये एकदम पूरी सरासर ढोंग करते हैं। पहले ये परिवारवादी हैं, अपने यादव भी होने के लिए एक परिवारवादी होना चाहिए। मेरी एक बात, मैं टॉपिक पर ही आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि आज ये दुनिया भर का ये दिखा रहे हैं कि दलित जोड़ लेंगे, हम दलित को जोड़ लेंगे तो हम इनका वो करें। ये भ्रमित हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किन लोगों के सहयोग से हम भाजपा का सामना करें। आज वो दलित प्रेम दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहन मायावती के साथ में जो हुआ उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का सोची समझी राजनीति थी, रणनीति। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप सब लोग भी गवाह हैं और सुनने वाले दर्शक भी गवाह हैं। गेस्ट हाउस के कांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बहन मायावती की रक्षा की थी, उनकी अस्मिता की रक्षा की थी। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी के गुंडे उनको कहीं का नहीं रखते। और आप लोग जानते हैं कि उस गेस्ट हाउस कांड के बाद बहन मायावती कितनी ज्यादा नाराज हुई। एक शब्द का जो मैंने अभी कहा कि जो आरएसएस ने जो एक अभियान चलाया उसके बारे में आपका क्या? मैं फिर से एक बात क्लियर करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार मंच जो उनके जो साथ में है, चाहे वो स्वयं सेवक संघ हो, चाहे हिंदू जागरण मंच हो, चाहे अन्य जो भी विश्व हिंदू परिषद हो, वहां पर स्त्रियों और दलितों को बराबर सम्मान समय से हमेशा दिया जाता रहा। हम लोगों के यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि दलितों के साथ कोई उत्पीड़न होता हो, दलितों के साथ कोई भेदभाव होता हो। अभी भी मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इससे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने, उनकी जगह और भी कोई बहुत चर्चा थी। आप लोग मीडिया चर्चा कर रहे हैं। दो बातें जी, हम कह रहे हैं जो ये सामाजिक विकृति की, आप घोड़ी भी नहीं बैठ सकते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, ये जो बनाया अब आप जब अभिषेक करेंगे, ये जो मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो तो ऐसा कोई भी नहीं था कि आप घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। लेकिन एक आध जगह से ऐसी छिटपुट घटना आई और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करती है हम लोगों की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये चिंता करिए कि ऐसे जो एक आध मामले इधर उधर से आ रहे हैं ये भी कतई ना है। जलाभिषेक तो होगा, अब तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अभी तक नहीं किया था, लेकिन नहीं अभी तक भी होता था। हम लोगों के यहाँ मंदिरों में कभी छुआछूत नहीं होता। हम लोगों के यहाँ दलित क्षेत्र के ठीक है, आप व्यक्तिगत क्या करते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल केवल एक संगठन। चलिए भाई, आप क्या कह रहे हैं, जल्दी बताइए। अभी आपने जिक्र किया दलितों के साथ छुआछूत और उसके बाद उदाहरण दिया रामनाथ कोविंद का। ये शायद हमारे साथी ये भूल गए कि वो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति होते हुए जब पुष्कर में ब्रह्म मंदिर में जाते हैं तो वहां के पंडित और पुजारियों ने एज ए राष्ट्रपति भी उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया और वो मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करके वापस आ गए। छुआछूत का तो आलम इस सरकार में ये रहा है। और आप बता दें कि कितने उदाहरण है कि आइए, छोटे मोटे आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे मोटे आदमी की तो हैसियत नहीं होती कि थाने में एफआईआर लिखा दे। जब एक आईएएस अफसर वो जब अपनी शादी में घोड़ी में चढ़ करके अपनी बारात निकालता है तो राजस्थान में उसके साथ इस तरीके की घटना होती है, उसके साथ मारपीट होने की स्थिति होती है। तो चूंकि वो आईएएस थे, अपने पावर का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय पुलिस को और एसपी को लेकर के और तब उन्होंने वो घोड़ी चढ़ करके अपनी बारात निकालने का काम किया। अब मेघवाल का किस्सा किसी से छुपा नहीं है कि मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी गई। ये समाज में इतना बड़ा छुआछूत का भेदभाव था जिसका अब आज के जमाने में जबरदस्त प्रतिशोध समाज में होने लगा। और इस समाज, इस पार्टी के लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा कि चूंकि अब हिंदुत्व का मामला जिसको ये लेकर के रचित प्रसिद्ध करके वोट तो ले लेते थे, लेकिन अधिकार के मामले में ये उनको फिर पिछले पायदान में धकेलने का काम करते थे, जिसके चलते अब आरएसएस प्रमुख को ये लग गया कि जब इधर शूद्र के मामले उठने लगे, रामचरितमानस की चौपाइयों पर चर्चा होने लगी, ढोल गमार सूद पसनारी पर चर्चा होने लगी, तब इनको लगा कि नहीं, अब हमें अपने इस मुद्दे से पीछे हटना पड़ेगा और ये मैसेज देना पड़ेगा समरसता का, सबको बराबरी का। हो गया। अखिलेश बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या कहेंगे आप? मेरे साथी कह रहे हैं कि पहले कि ऐसा होता था, आईएएस को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। मैं कहता हूं कि अरे मैं बोल रहा हूं कि जो होता है वो क्या भाजपा ही है क्या? भाजपा ने या संघ विचारधारा ने कहीं कहा है क्या कि अरे आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहीं कहा है क्या कि दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, दलितों को पूजा नहीं करने देंगे? राष्ट्रपति जी कोविंद साहब, आप मेरी बात सुनिए, आप बीच में नहीं बोल रही है। कोविंद साहब स्वयं नहीं दर्शन करने गए, उन्होंने बाहर से नमन किया। और दूसरी बात, आज समाज में इतने महत्वपूर्ण स्थान है, संघ के जो प्रमुख है उनकी लोग बात मानते हैं, उनकी लोगों के बीच में उसकी चर्चा होती है। तो उन्होंने कहा कि यदि समाज में कोई भी व्यक्ति वो किसी भी उससे रहता हो, पार्टी विचारधारा से लेना देना नहीं है, वो हो सकता है
सपा का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन यदि वो किसी दलित के साथ छुआछूत कर रहा है तो ना करे। ये उनकी एक सलाह है और हम सब लोग उनको इतना मानते हैं, समाज, क्षेत्र, देश पूरा मानता है, उनको सुनता है, उनका अनुकरण करता है। इसलिए उन्होंने एक अपनी विचारधारा प्रकट की कि यदि ऐसा समाज में कहीं हो रहा है तो ना हो, इसमें आप सब लोग साथ दें। चलिए ठीक हो गया। और एक बात मैं एक लाइन में कह रहा हूं। हाँ। सबसे ज्यादा यदि दलित छुआछूत को खत्म करने का काम किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। मैं उसका एक उदाहरण बता दूं, मैं भी इस संघ में द्वितीय वर्ष में शिक्षित हूं। संघ में जब हम लोगों के किसी नाम के आगे कोई कास्ट नहीं होता है कि हरिओम जी कि उनकी बिरादरी नहीं ली जाती है, कि अखिलेश जी, जब हम लोग या कोई भी जब प्रशिक्षार्थी वहां पर जाता है प्रथम वर्ष करने और द्वितीय वर्ष करने और तृतीय वर्ष करने, तो वो वहीं पे सब समान बर्तनों में खाता है और किसी को किसी की जात बिरादरी ना पता चले, इसलिए उसके नाम के आगे का कोई टाइटल नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है। ये तो महात्मा गांधी स्वयं जाके संघ के एक उसमें कार्यक्रम में जाकर इस बात की तारीफ कर चुके हैं। मैं मान गया एक बार। नितिन भाई, इस समय जो देख रहे हैं कि कोर वोटर्स जो है चुनौती बने हुए हैं। अगर आप दलित की ओर रुझान कर रहे हैं और आपका ये कहना है या आपका मानना है कि हम जीत हासिल कर लेंगे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो आपका कोर वोटर्स है मुसलमान, उसको हथियाने के लिए पसमंदा सम्मेलन कर रही है, सूफी सम्मेलन कर रही है, चौपाल कर रही है और खास तौर से उन क्षेत्रों में कर रही है जहां पर वोट बैंक 30% या जीत हार का, जैसे संभल है, इधर पश्चिमांचल में, इधर रामपुर है, इधर आजमगढ़ है, इन क्षेत्रों में कर रही है। क्या आपको नहीं लगता इससे आपको बड़ा नुकसान होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं वर्मा जी। पहले तो भाजपा को अपनी विचारधारा ही स्पष्ट करनी पड़ेगी। या तो भारतीय जनता पार्टी ये मान ले कि वो जो कट्टर हिंदुत्व की बात करती थी, अब अपने उस मुद्दे से हट करके वो भी सेकुलरिज्म के रास्ते पर आ गए, जिस शब्द से इनको सबसे ज्यादा नफरत होती थी। और या तो वो फिर अपने उसी कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चले। तो वो तो कहते हैं ना, और गाल फुलाना नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका भाई, सबका उनकी नीति है, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो तो कह रहे हैं और उसी नीति के तहत ले रहे हैं। सिर्फ नारा है। हाँ। फिर ये 80-20 क्यों बात करने लगते हैं? फिर ये शमशान कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? फिर भारत पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? फिर ये हिंदू मुसलमान पर क्यों आ जाते हैं? ये इनको आना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, साथी का दर्द उलझ सामने आ गया। कह रहे भारत और पाकिस्तान क्यों करते हैं? पाकिस्तान क्या समाजवादी पार्टी का है? नहीं, पाकिस्तान के आप मतलब आप पाकिस्तान नहीं, आप पाकिस्तान की तारीफ आप पाकिस्तान की तरफदारी करेंगे नहीं। आप ये देखिए, ये पाकिस्तान की तरफदारी करेंगे। इनका दर्द आ गया, पाकिस्तान में इनके आकर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के, अब ये पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। हम करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबके विश्वास में कायम है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मुसलमान को भी मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है। जवाब ये है भारतीय जनता पार्टी की कुटिलता कि हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत और पाकिस्तान का मुद्दा लाती है। इनको लगा कि हम भारत की तारीफ करने लगे। नहीं तो आप पाकिस्तान का कहां से आ गया? पाकिस्तान कहां से आ गया? पाकिस्तान कहां से आया भाई? एक मिनट, कौन पुलवामा करवाता है? गलत बोलते हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। अरे दीजिए जवाब। ये बताइए अखिलेश वर्मा जी को जवाब देना इस बात से। किरण, अरे आप भी थोड़ा सा आराम से जी, मुझे ये जवाब चाहिए आज इनसे कि किरण पटेल जो 5 महीने से फर्जी IAS अधिकारी बनकर, PMO का अधिकारी बनकर कश्मीर के अंदर जेट सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा था, वो ISI का एजेंट नहीं है तो क्या इसकी जांच कराएंगे? वो देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था, इतना 400 किलो RDX आया था, वो कहां से आया था? देवेंद्र सिंह कहां है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं थी? और फिर ये 2024 के चुनाव के चलते किरण पटेल को क्यों भेजा? क्या किरण पटेल के रिश्ते हमारी आनंदीबेन पटेल के लड़के से नहीं है क्या? क्या गृह मंत्रालय से उसके संबंध नहीं? क्या इस पर कोई जवाब देंगे? अरे आप झूठ आरोप लगा रहे हैं। किरण पटेल आप झूठ आरोप लगा रहे हैं। आप बताओ, आप झूठ, आप कैसे कह दिए पाकिस्तान भारत? आप खुद अभी कह रहे थे कि हमारे कि अभी 2014 में हमारे यादवों ने भाजपा को वोट दिया। मैं कहता हूँ फिर वोट देगी तो फिर भाजपा की सरकार बनेगी। 2024 में 3% वोट से जीतेंगे। भारतीय जनता हमारे यहाँ जब कोई योजना चलती है तो ये देख के नहीं होता है कि यहाँ पर मुसलमान ले रहा है या कोई दलित फायदा ले रहा है कि हिंदू ले रहा है। हम लोग की योजनाओं का हर कोई फायदा लेता है। प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के
सरकार में होता था तो उसकी सूची बना दी जाती थी। एक मिनट उसकी मां को चाहते- अखिलेश मेरा सवाल अभी जैसे बात कर रहे हैं और इन्होंने अपनी बात जितेंद्र भाई ने की है, थोड़ा सा अगर आप तर्क से रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि एक और हिंदुत्व, एक और इनका ये एजेंडा चलने लगता है 20% और 80% का, दूसरी ओर शमशान का, और ये तो इसके द्वारा जो ये एजेंडे बीच बीच में होते हैं उससे निश्चित रूप से, और मुस्लिम के लीडर्स उनके लोग भी ये कहते हैं कि ये सब पसमानदा के नाम पर हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हम लोगों के साथ ये हितैषी नहीं है और वो विश्वास भी नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप जीत लेंगे विश्वास, क्योंकि जब भी बात आएगी वोट की तो फिर इसी तरीके के माहौल बनेंगे। क्या कहना है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। अच्छा, मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व की बात नहीं करती। कभी करती तो नहीं, कैसे नहीं करती? आप मेरी बात सुनिए, अंतर समझिए। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ ये नहीं करते कि ये मुसलमान है इसलिए उसका उत्पीड़न हो। हमारी योजनाओं में ऐसा नहीं कि योजनाएं सिर्फ हिंदुत्व के लिए आती है, हिंदू लोगों के लिए आती है। ये और पार्टियों की सरकार में होती थी जब उनके गांव के गली के गुंडे एक सूची बनाकर देते थे और वही सूची आधिकारिक सूची बन जाती थी और उसी पे योजनाओं का लाभ मिलता था। हमारे यहाँ जब ये निःशुल्क अन्न वितरण होता है तो उसमें मुसलमान भी लेता है, दलित भी लेता है, पिछड़ा वर्ग भी लेता है, उसमें हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी लेता है, जैन भी लेता है, सिख भी लेता है, ईसाई भी लेता है। वो योजनाएं हर किसी के लिए लेता है। बाकी सरकार में लेता था, बाकी सरकार में यही होता था कि वहां कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी जाती थी और मंदिरों पे कब्जा हो जाते थे। आप देखने वाले, अभी थोड़े दिन पहले कानपुर में अभियान चला था तो कितने मंदिरों के बाहर बिरयानी सेंटर खुले देखे थे। किसकी सरकारों में वो पोषित हुआ? अब कह दो कि वो अगर मंदिर निकलवा रहे तो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर 80-20 की बात कर रहे हैं तो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हम लोग भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सब पर ही कायम है। चलिए जी, हम आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आप सम्मेलन कर रहे हैं मुसलमानों को रिझाने के लिए, उसमें आपको कितनी उपलब्धि मिल रही है? कुछ आपने निश्चित ही उपलब्धि मिल रही है। और मुसलमान जो शांति प्रिय मुसलमान हैं, जो हमारे विरोधी दलों की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, जो पाकिस्तान को नहीं जोड़ते, ऐसे लोग जो अपने राष्ट्र प्रेमी हैं, जो अपने देश प्रेमी और देश में शांति चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। हो गया नितिन भाई, ये बात भी सही है। जैसे इन्होंने 2 शब्द बोले कि जो शांति प्रिय हैं, जो कट्टरवादी नहीं हैं, जो समझते हैं, वो सब इनके साथ आ रहे हैं। और इसका एक कारण भी है, आपको भी मालूम है कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से परसेंटेज वोट मुसलमानों का बीजेपी के खाते में चला गया और अब इसका लाभ उठा रहे हैं। और जो कुछ नुकसान आपको हुआ आजमगढ़ में और रामपुर में, उसका कारण यही था कि पसमानदा वोटर्स को रिझाया, इन्होंने मुसलमानों को रिझाया। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि आपका बड़ा नुकसान होने जा रहा है? वर्मा जी, बिल्कुल हम इस बात की कतई परवाह नहीं करते। अच्छा, ठीक। रामपुर और आजमगढ़, इसको हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि वो हमारा अति विश्वास था और सरकार का जो चुनाव के समय चुनाव आयोग के सारे नियमों को ताक में रखकर 20% की वोटिंग, जिस तरीके से लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया, उसका एक परिणाम था। अभी 2024 का चुनाव आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, और मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार रामपुर और आजमगढ़ का 2 ही सीटें ये जीत ले तो बाकी मैं मान लूंगा कि आपकी चुनौती स्वीकार है। वो 2 सीटें नहीं जीतेंगे, उसके साथ 2 सीटें जीतने के साथ, अरे वो 2 सीटें तो जीतेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सीटें जीतेंगे हम लोग 75 से ज्यादा, और उसके बाद केंद्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम लोग चैलेंज स्वीकार है आपका। हमने आजमगढ़ और यहीं पर फिर इसी स्टूडियो में फिर बैठेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। आजमगढ़ और हमने रामपुर से सबक लिया और मैनपुरी में उसका जवाब दिया। अरे मैनपुरी में नेताजी के प्रति सिंपैथी से आप जीत गए, उसका जवाब हमने दिया है। चलिए उसमें, अच्छा मैं अखिलेश एक और ये जानना चाहता हूँ कि जो बीएसपी ने युवाओं को रिझाने के लिए 50% की भागीदारी देने की बात की है और अपने वोट बैंक को बिल्कुल एक बार फिर आपसे वापस लाने का जो प्रयास शुरू किया है, गांव-गांव जा रहे हैं, और ये बीएसपी का मानना था कि जो युवा वर्ग है वो खास तौर से शिफ्ट हो रहा है। पुराना तो ठीक चल रहा है, तो मायावती के साथ में,
तो अब जब बीएसपी ने ये अभियान चलाया है तो ये भी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये कोई चुनौती नहीं है। हाँ। और का वर्षा क्यों जब नहीं? कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब बीएसपी सरकार में थी, जब बीएसपी संगठन में अन्य बिरादरियों को जोड़कर, युवाओं को जोड़कर, महिलाओं को जोड़कर आगे बढ़ सकती थी, तब वो एक जाति में ही सिमट गई, एक सीमित दायरे में सिमट गई, और उसने और समाजवादी पार्टी सरकार ने अपनी अपनी जातियों के लिए लड़ाई लड़ने लगी। उस दौरान भाजपा आई जिसने हर किसी का, युवाओं का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, उन लोगों का कल्याण किया, उन लोगों को राजनीति में आगे किया, उनको आगे बढ़ाया। और निश्चित ही हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी अब कहीं पर कोई लेवल नहीं है उसका। और बसपा का टोटल वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा है। आप तो देखते हैं, आप स्टूडियो में बैठते हैं, आप देखते हैं विधानसभा के चुनाव हो और ये जो आने वाले निकाय के चुनाव हो, इसमें भी आप देख लीजिए। ये पहले के चुनाव एक लाइन ये क्यों से सारा वोट टूटा चला जा रहा है, इसका भी कोई कारण आप बताएंगे? उसका सबसे बड़ा कारण है कि क्षेत्र का विकास आज देख रही है, आज जनता देख रही है, एक एक नौजवान देख रहा है कि हमारा जो कल्याण है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। आज 13 साल की 14 साल की बच्ची निर्भीक होकर सड़क पे बाहर निकल जाती है। उसे डर नहीं है कि कोई एक सपा का लोगो लगा के कोई गाड़ी एक लड़की के साथ उस पर बैठा कोई गुंडा लड़की को छेड़छाड़। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। भगवा की बात कर रहे हैं, आप भगवा की बात कर रहे हैं, आप फिर भगवा को रद्द करने लगे। भगवा आप लोगों को ये पूछे, और आज तो हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, आज तो अक्सर लोग भगवा को पूछते हैं, आप भगवा को बदनाम कर रहे हैं, आप भगवा के बोल रहे हैं। हमने सपा बोला था, आप भाजपा बोलते हैं, सपा और भाजपा करते हैं ना। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से दिलाएंगे। आप लोग जितना विरोध करेंगे, जितना भगवा का विरोध करेंगे, उतना भगवा लहराएगा, उतना भगवा लहराएगा, उतना भगवा लहराएगा। अरे झूठ आरोप लगा देंगे, सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होगा। अरे झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर कहीं एक आता है, हजारों लाखों मैटर आते थे, समाजवादी पार्टी को सरकार से कौन दुबई का अंजाम क्या था आपने देखा? ये भाजपा सरकार में संभव है। विकास दुबे का अंजाम से सरकार में संभव है। सत्ता की सरकार है तो विकास दुबे को हम लोग मंत्री बना रहे होते। नितिन एक सवाल ये है कि जैसे भी हमने पूछा कि मायावती का वोट क्यों चला गया, तो आपने बताया कि अब लोग चाहते हैं विकास हो। अभी आपने मायावती ने काशीराम के समय जो है बयान दिया और कहा कि काशीराम के अगर सपनों को पूरा करना है, अम्बेडकर ने जो स्वाभिमान और आत्मसम्मान का बीड़ा उठाया था उसे आगे बढ़ाना है, तो हमें सत्ता में आना होगा। और उन्होंने भी दावा किया था कि हम सत्ता में जब आए तो हमने लोगों का विकास भी किया, इसमें भी दो राय नहीं, उन्होंने ये दावा किया। मेरा सवाल आपसे ये कि जैसे ये कह रहे हैं कि विकास के लिए आए, आपके हिसाब से बसपा का वोट बैंक कैसे टूट रहा है और वो क्यों आपके पास आएगा, हमको जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। बहुत संक्षेप में दीजिएगा तो अखिलेश भी बताएंगे जी। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग संक्षेप में ही बात हाँ जी, वो ज्यादा देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर था, जो कोर वोटर था, जो काशीराम जी ने जिसको वैचारिक रूप से तैयार किया, उसको इसलिए तैयार किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी और उससे पोषित सामंतवादी गुंडों जो उनकी माँ बहनों के साथ और उनके खेत खलिहानों की फसल तक लूटने का काम करते रहे, उससे बचने के लिए एक संगठन को यूनाइट करने के लिए समाज को जागरूक करने का काम। ठीक, उस संघर्ष का परिणति हुई कि मानवर काशीराम जी के साथ बहन मायावती जी ने संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए एक आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक, लेकिन एक समय के बाद बहन जी चूंकि अब सत्ता के हो गए और महारानी वाला जीवन जीने की आदी हो गई, अब संघर्ष उनके बूते का नहीं है। आप देख रहे हैं कि वो अपने महल से बाहर नहीं निकल सकती और बहुजन समाज पार्टी ने सेकेंड लाइन का कोई भी संघर्ष करने वाला नेता पैदा नहीं किया है। इसलिए अब चूंकि नौजवान जो चाह रहे हैं कि वो किसको अपना नेता माने और किस सहारे उस आंदोलन की तरफ बढ़े, तो उनको जब लगातार संघर्ष में समीक्षा के बाद दिखाई पड़ा कि समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर में जब दूसरे नेता तैयार हुए आदरणीय अखिलेश यादव, जिनके अंदर सब
सबको साथ लेकर के चलने का, सबको सम्मान देने का काम किया। और उन्होंने ही देखिए वो करके दिखाया जो कभी संभव नहीं था कि आदरणीय बहन मायावती जी को बुआ कह के सम्मानित किया, उनके साथ गठबंधन किया। और बहन मायावती जी ने जिसका बार बार भाजपा आरोप लगाकर आरोपित करने काम करती थी गेस्ट हाउस का, उस केस को स्वयं वापस लिया, हलफनामा दिया कि वो घटना झूठी घटना थी। और जब स्वयं मायावती ने स्वीकार कर लिया तो झूठी घटना, मेरा सवाल को भाजपा बार बार प्रयास क्यों कर रही है? इसलिए दलित पिछड़े सारे जो भी शोषित वंचित लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव पर आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश का भी विकास हुआ और सामाजिक चेतना का भी विकास हुआ है। ठीक बात, ठीक बात। अखिलेश क्या कहेंगे, ये आखिर मायावती का युवा प्रेम एकदम क्यों जागृत हो गया? ये सबसे पहले मैं साथी की, अपने जो साथी समाजवादी पार्टी के हैं प्रवक्ता हैं, उनकी एक बात काटूंगा जो उन्होंने कहा कि काशीराम जी ने सिर्फ इसलिए संगठन निर्माण किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लूटा जाता था। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भैया, ये सब दुनिया सब जानती है, सब जानते हैं दलितों के खेत में कौन लूट करता था, कौन बस उनके नाम के आगे यादव जी लगा होता था तो वो दलितों के खेत में लूट करते थे। और अरे चलिए यादव छोड़िए, अरे यादव जी छोड़िए, मैं खाली कह रहा हूँ समाजवादी, अरे मैं समाज, अरे मैं समाजवादी पार्टी से, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी सरकार से यादववादी बात कर रहा हूँ, पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे यहाँ सबके यहाँ सम्मान होता है, हमारे यहाँ सबका यही आपकी भाषा है, आपकी यही भाषा है, यही समाजवादी पार्टी का ये समाजवादी पार्टी का नितिन साथ हो जाइए। अखिलेश थोड़ा सा अच्छा होगा कि हम लोग अपनी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों के उत्पीड़न हुआ, समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा दलितों के रही बहन जी का आज जो युवा प्रेम जाग रहा है, बहन जाग रहा है कि उनकी जमीन की सख्ती जा रही है, उनकी जमीन की सख्ती जा रही है। आज मुझे लग रहा है कि युवा हमारे साथ आ जाएगा, आज हमारे साथ महिलाएं साथ आ जाएंगी। अरे जब पहले जातिवादी की राजनीति करती रही बहन जी, आज उनके अंदर युवा प्रेम जाग रहा है। आप सब लोग जानते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ बस हो गया। मैं नितिन जी आपसे भी एक अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा कूल होगा। मैं बहुत कूल था, मुझे आपके दर्शकों को जवाब देना है। एक मिनट झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन लो, आप बात अपनी कहिए, इसमें दो राय नहीं, थोड़ा सा कूल होकर के बोलिए। तब क्यों आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने में लगे हुए? आराम से लगातार यादव, ठीक है, ये बात नहीं देंगे, गाली नहीं वो कह रहा है कि हमने गाली नहीं दी, बस खत्म हो गई बात खत्म हो गई। जब वो कह रहे गाली नहीं दी खत्म हो गई। जवाब देने दीजिए आप, लेकिन संक्षेप अगर ये जवाब देंगे तो फिर मैं भी जवाब एक मिनट मैं सवाल पूछूंगा, जवाब दे बहुत संक्षेप में, लेकिन संक्षेप और बहुत कूल कहा टिकट के लिए यादव नाम लिखा होना जरूरी। मैं पूछ रहा हूँ, कानपुर में बैठे हैं ये, कानपुर की 14 विधानसभाओं में ये बता कि कितने बस हो गया। दूसरा, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा 46 में 56 सीएम, ठीक,
ये बात को आज ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने स्वयं माफी मांगी वहां। अच्छा चलिए, जब 2013 में 60 में से 6 थे। हाँ मालूम, वो समझ गए सब आंकड़े, झूठ प्रोपेगेंडा क्यों करेंगे? अच्छा एक मिनट, हो गया यादव गुंडे नहीं, मैंने कह दिया वो कह रहे अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मिनट अखिलेश, जहां तक 46 और 56 की बात की, ये मामला विधानसभा में उठ चुका है और अखिलेश ने उसका जवाब भी दे दिया है, तो मैं चाहता हूं उसकी तो बात ना करें। लेकिन जैसे इन्होंने एक बात कही है कानपुर की, क्या कानपुर में आप बताएं इनको कि कितने यादवों को टिकट दे दिया गया, ये यादव नाम लिखा था टिकट दे दिया गया, इतना खाली बस इतना ही है। मैं इतना ही बता रहा हूँ, क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ कानपुर की राजनीति करती है? क्या कानपुर पूरे प्रदेश की राजनीति करती है? आज क्यों जब मुख्यमंत्री का नाम आता है तो उसके सबसे परिवारवादी। अच्छा चलिए, हो गया बस, वो तो खत्म हो गए, चलिए वो भी बात खत्म हो गई, वो भी बात खत्म हो गई। अब जरा थोड़ा सा, अब जरा और भी तार्किक बात है। अखिलेश, क्या आपको नहीं लग रहा है कि कोर वोटर्स के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, ये तीनों पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है कि वो उनके वोट खींचे, वो उनके वोट खींचे, उनके वोट, और कितनी सफलता मिलेगी और किसको मिलेगी? थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं। एक मिनट पहले रितेश से मैंने सवाल पूछा, इनको बोले फिर आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। जी वर्मा जी, सवाल आप रिपीट कर दीजिए, मैं तरफ कहीं दिमाग चला गया। अरे आप बड़े आराम से बात कर रहे हैं, आप तो इतने समझदार है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। ये पहली बार एक बार में जब उन्होंने कह दिया हमने कोई गाली नहीं, तो आपको उसी समय खत्म कर देना चाहिए। नंबर 1 मेरा कहना है कि ये जो 2024 को लेकर के कोर वोटर्स को एक दूसरे ने जो खींचने का अभियान चला रखा है, इसका परिणाम आप क्या देखते हैं? मुझे इतना बताएं। निश्चित रूप से वर्मा जी, राजनीति है और राजनीति में जो भी पार्टी राजनीति करेगी वो अपने जीतने की अपनी तैयारी करती है। तो ये सभी दल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, और निश्चित रूप से हम लोग विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम अम्बेडकरवादी, लोहियावादी विचारधारा को लेकर के और गांधी को साथ में समाहित करते हुए राजनीति करने वाले लोग सदैव से रहे। डॉक्टर लोहिया तो सब जानते हैं, हम लोग विचारधारा एक बार एक और बीजेपी खड़ी होगी, मैं मान गया कि बीएसपी का वोट जा रहा, एक और बीजेपी खड़ी होगी, एक और सपा खड़ी होगी। जो दलित है या मैंने बीएसपी का वोट बैंक है, वो आपकी ओर क्यों जाएगा? खाली इतना बताइए। वर्मा जी, सर दो ही प्रश्न है इस विषय पर। हाँ। एक तरफ शोषक वर्ग है, एक तरफ शोषित वर्ग है। अब ये खुद तय हो जाएगा कि शोषक वर्ग कौन है और शोषित वर्ग कौन है। अब शोषित वर्ग कहाँ जाएगा? शोषक जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, मजा आ गया। आपके शब्द बहुत अच्छे। अखिलेश आप बताइए, लेकिन कितने अच्छे। मैं भी इन्हीं की बात डिक्टो करता हूँ। कैसे करता हूँ बात समझिए। इन्होंने कह दिया कि खुद ही पता चल जाएगा कि शोषित वर्ग किसको शोषक मानता है और किसकी तरफ जाएगा, और वो खुद जानते हैं कि उनके शोषक कौन रहे हैं और वो किसकी तरफ जाएंगे। एक तरफ शोषक है और एक तरफ ऐसा समाज है, एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे कायम है, जो सबका साथ देती है और सबका, चाहे महिलाओं का हो, पुरुषों, महिलाओं का हो, नौजवानों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, उन सबको पूरा सम्मान देती है और उनके विकास की और क्षेत्र के विकास की बात करती है। निश्चित ही जो बसपा का आज आप कह रहे हैं कि कोर वोट, आप कह रहे हैं कि चुनौती है, और दलों के लिए चुनौती होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई चुनौती नहीं है। हाँ, ये निश्चित है कि ये राजनीति है और राजनीति में पार्टियां, हर पार्टियां चाहे। एक बात है, आपने कहा कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं, हम मान गए, तो बीजेपी तो किसी को चुनौती दे ही रही है। बीजेपी किसी को चुनौती नहीं दे रही। चुनौती उसको दी जाती है जो पहले से ही ऊपर कायम हो। बीजेपी अपने आप में एक पहले भी थी और आगे भी आने जा रही है, निसंदेह आने जा रही है। एक और लाइन, एक लाइन, कितना जो पसमानदा या जो सूफी सम्मेलन, चौपाल, इसके माध्यम से कितना वोट आप हासिल कर लेंगे?
निश्चित ही बात वोटों की राजनीति की तो है। राजनीति जब करते हैं तो बिल्कुल। जब जो राजनीति करता है वो वोटों की ही करता है। ठीक बात। अगर बूथ स्तर पर आपके वोट नहीं निकल आए, आप कुछ भी राजनीति करते हैं ना, उस राजनीति का ठीक। कोई मतलब नहीं। ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों के लिए राजनीति करे, ऐसा दल नहीं है। ठीक। मैं एक लाइन में अपनी बात स्पष्ट हाँ, करना बोलिए। चाहता हूँ। हाँ। जब कोविड जैसी महामारी आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर निकल कर आए, उन्होंने अपने खर्चों से हम सब वहां पर वोट नहीं निकल रहा था। वहां पर हमको नहीं पता था कि एक्सप्रेस हाईवे से बिल्कुल से उतर के बंदा जो गाजीपुर जा रहा है वो कौन बिरादरी का है, किसका वोटर है। हम लोगों को समाज का जो वंचित वर्ग है, जो मुसलमानों के नाम पर कुछ मुसलमानों के बीच में पिसता रहता है लेकिन वो शांतिप्रिय है, ऐसे लोगों को मुख्य विचारधारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं और निसंदेह उससे वोटों का भी लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं। अरे एक बात और आपसे नितिन भाई, आखिरी कमेंट आपका, आपने जिन दो नेताओं को सामने लाए हैं, अवधेश साथ को, रामविलास सुमन को, क्या समय के अनुकूल ये उतने ऊर्जावान है कि युवाओं को भी समेट लेंगे, जाटों को भी समेट लेंगे, पासी को भी समेट लेंगे, युवाओं को भी समेट लेंगे और अम्बेडकरवादियों को भी समेट लेंगे और आपको सफलता हासिल करा देंगे? वर्मा जी, पहली चीज तो हम इनको आगे आज नहीं लाए। हाँ। राम जी लाल सुमन कितने जमाने से, नेताजी के जमाने से राष्ट्रीय महासचिव रहे और लेकिन आज उपयोग किया जाए। और अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक है समाजवादी पार्टी, वो भी अयोध्या जैसी सीट से जीते हैं। ठीक, समझ गए। फैजाबाद जिले की अयोध्या की सीट, बगल से सीट से जीत के आपके 9 बार से विधायक है। ठीक। और एक नहीं, ये तो 2 नाम चुके राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, इसलिए आप इनको चिन्हित करके कह रहे हैं। अरे इंद्रजीत सरोज का नाम आपका है, भूल जाए। मैं अम्बेडकरवादियों का हमने सबका नाम लिया, भारती का और लालजी वर्मा ने सबका नाम लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अम्बेडकर वाहिनी के। मैं बिल्कुल एक नहीं, सैकड़ों नाम है, लेकिन हर नेता चूंकि राष्ट्रीय पटल पर नहीं दिखता है, कोई जिले में होगा, कोई प्रदेश में होगा, कोई मोहल्ले में होगा, कोई विधानसभा में होगा, पूरा स्ट्रक्चर है हमारा। तो हमने सामाजिक न्याय की बात कही है, उसको हमने अपने संगठन में उतारा है, लेकिन हर चीज चूंकि दिखती तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही, इन्होंने, हमारे साथी ने अपनी बात में पहले ही कहा था कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। आज भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है, सब वही कर रहा है कि वो गधे के नाक के आगे गाजर नहीं लटका करके दबाया जाता है। तो ये उस तरीके से दलित प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन उससे दलित तो आप दलितों को गधों से जोड़ रहे हैं। हमने भाजपा की कुटिलता है, तो 2 साल के प्रशिक्षण है, तो इनको वहाँ दंड करना सिखाया गया। बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद। 2024 का चुनाव और निश्चित रूप से रणनीतियां रोज नई सामने आएगी। वर्तमान रणनीति जो आई है कोर वोटर्स को लेकर के, निश्चित रूप से वो चुनौती है, लेकिन ये चुनौती कितनी कारगर होगी, कहाँ इसका विराम होगा, कहाँ ये कोई अपना उल्लास दिखाएगी, ऊर्जा दिखाएगी, ये तो वक्त बताएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।